हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने पिछले दो वीडियो देख ली होंगे स्केलेटल सिस्टम, जो कि हमारे जनरल बीडी चौरसिया सीरीज की सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। तो अभी हम सेकंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अभी इस पर 2 या 3 वीडियो और आएंगी। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उस बुक का, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी तक हम जो है इसके 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 4th टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने पहले 3 टॉपिक नहीं देखे थे वो जाकर पहले वो वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इसमें टोटल 9 टॉपिक्स हैं। हमने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ने के लिए 9 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो ये 4th टॉपिक से अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ये सब वीडियो देखने के बाद करें, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है डिविजन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हम स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन पूछिए। ये क्वेश्चन हो सकता है जनरली इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब हाउ द स्केलेटल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर डिवीजन। तो हमें ये भी क्लियर हो गया कि स्केलेटल सिस्टम के 2 डिवीजन होते हैं, या तो इसका एक्सियल स्केलेटल होगा या अपेंडिकुलर स्केलेटल होगा, ठीक है। 2 टाइप का स्केलेटल हो सकता है। तो डिवीजन हमें इन्हीं 2 बेसिस पर पढ़ने हैं। अब समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द मूवमेंट सच एज थ्रोइंग अ बॉल, बाइकिंग, वॉकिंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। आपको पता है आपकी बॉडी में कोई भी छोटा से छोटा मूवमेंट, इवन के अभी मैं इसको इस पेन से लिख रहा हूं स्क्रीन पर, ठीक है, इसमें भी मुझे मूवमेंट चाहिए। आपको मोबाइल को या लैपटॉप को होल्ड करने के लिए भी मूवमेंट चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी मूवमेंट चाहिए। और ये मूवमेंट कैसे आएगा? मसल और बोन के कंबाइंड इफेक्ट से। ना मसल अकेले काम कर सकती है, ना बोन अकेले काम कर सकती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे कोऑर्डिनेट वे में काम करेंगे तभी परफेक्ट मूवमेंट आएगा। टू अंडरस्टैंड हाउ मसल प्रोड्यूस डिफरेंट मूवमेंट फ्रॉम हाई 5 to 3 point shots, you will need to learn where the muscles attach on individual bones and what type of joints are involved. तो ये तो हमारे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स हैं पूरे स्केलेटल के बाद जो अगला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले 3rd चैप्टर वो है आपका जॉइंट्स, और उसके बाद जो अगला चैप्टर डिस्कस करने वाले 4th वो है मसल्स। तब जाके आपको तीनों चीजें समझ में आने वाली हैं। टुगेदर the bones, muscles and joints form an integrated system that is called musculoskeletal system। और इन तीनों को मिलाकर ही हम किस कैटेगरी में रखते हैं? बोन, मसल और जॉइंट तीनों टॉपिक किस में आते हैं? हमारे मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में। तो जब हमने पढ़ा था ना सिस्टेमिक, फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो एनाटॉमी को पढ़ने कई तरीके हैं, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टेमिक, क्लिनिकल। तो सिस्टेमिक में हमने सिस्टम्स में बांटा था। हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट और मसल वाला। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विद द प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक्स। तो आपके शहर में जो भी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर है वो इन सबसे डील करता है। आपके मसल पेन हो रहा है, आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, आपकी बोन में फ्रैक्चर है, ये सब कुछ कौन देखेगा? ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर देखेंगे उनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन। ऑर्थोपेडिक्स की फुल फॉर्म क्या रहती है? ऑर्थो माने होता है करेक्ट, ऑर्थो माने होता है करेक्ट, और पीडीएम माने होता है चाइल्ड। यानी ऐसा माना जाता था ग्रीक टाइम पे कि आड़ तिरछा जो चाइल्ड होता है उसको करेक्ट कर दे कोई, उसको ऑर्थोपेडिशियन बोलेंगे, है ना। The adult human skeletal consists of 206 named bones, most of which are paired with one member of each pair on right and left side of the body। आपको पता है स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और इन 206 हड्डियों का क्या आपको देखने को मिलेगा? तो बॉडी में 206 हड्डी होती है, ठीक है। 206। The skeletal of infant and children have more than 206, क्योंकि लेटर स्टेज में जाके ये जो बोन्स होती हैं आफ्टर फ्यूजन कितनी रह जाती है? 206। तो इन्फेंट यानी छोटे बच्चों में और चिल्ड्रंस में और भी ज्यादा होती हैं। जब तक उनका फ्यूजन नहीं हुआ होता वो जुड़ी हुई होती है, 206 से ज्यादा हड्डियां होती है। बिकॉज सम ऑफ देयर बोन्स फ्यूज लेटर इन द लाइफ, ठीक है।
बड़े होने के बाद वो फ्यूज हो पाती है। जैसे हमारे आपको वर्टिब्रल कॉलम ये पढ़ा होगा आपने नीट में 12th क्लास में, सैक्रम में 5 होती है, फिर वो 1 रह जाती है ना। सैक्रम में 5 होती है, C5 है ना, सर्वाइकल C5, थोरेसिक 12, लंबर 5। तो वर्टिब्रल कॉलम में जब आप देखते हैं तो सैक्रम में कितना रह जाता है, इनिशियली 5 से रह जाते हैं 1 है ना, और उधर कितना रहता है अपना कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स में भी बोन ज्यादा होती है, 2 या 3 होती है, वो फ्यूज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ हिप बोन एंड सम बोन्स लाइक सैक्रम एंड कॉक्सिक्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लाइक बैकबोन। ठीक है, आपको पता है हिप बोन में भी 3 बोन मिलकर बनी होती है हिप बोन भी, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस है ना, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये काफी सारी बोन्स होती हैं जिनको अलग अलग कंसीडर किया जाता है बच्चे के अंदर और इन्फेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद ये सब फ्यूज हो जाती है, हिप बोन एक हो जाती है, इननॉमिनेट बोलते हैं ना, जैसा कोई नाम नहीं है, इननॉमिनेट, यानी तीनों मिलकर फ्यूज होकर एक बोन बनाती है राइट साइड की और एक बन जाती है लेफ्ट साइड की। The bones of adult skeletal are grouped into 2 principal divisions, the axial skeletal and appendicular skeletal. अपेंडिक्स माने टू हैंग ऑन टू, यानी एक्सियल के ऊपर जो हैंग करेंगे साइडों में उसको हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, द टेबल प्रेजेंट 80 बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटल एंड द 126 बोन्स ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटल। मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि उसमें जिस टेबल में मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें 80 बोन्स होंगी एक्सियल में और 126 होंगी अपेंडिकुलर में। इसकी काउंटिंग भी हम करेंगे। इसके बाद हम एक फिगर और डिस्कस करेंगे जिसमें हम शो करेंगे how both division join to form the complete skeletal. The bones of axial skeletal are shown in the blue color. तो उस फिगर में जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं वो कौन से स्केलेटल है, वो एक्सियल स्केलेटल है। अब आप एक्सियल को याद कैसे रखेंगे, कौन सा एक्सियल है कौन सा अपेंडिकुलर है, उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं आपको। You can remember the name of divisions if you think that axial skeletal as consist of the bones that lie around the longitudinal axis of the human body. ठीक, an imaginary vertical line. What is longitudinal axis? Longitudinal axis is an imaginary line that runs through the body center of gravity from head to the space between the feet, skull bone, auditory ossicles, hyoid bone, ribs, sternum, breast, or sternum is also known as breastbone, and bones of vertebral column. मतलब बॉडी आप देखिए ये हेड है, ठीक है, ये ट्रंक है और ये लेग है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि आपकी बॉडी के मिड लाइन से जो एक इमेजिनरी लाइन जा रही है उस लाइन के आसपास जो भी आपकी बोन्स आ रही है वो सब किस में आएंगे, एक्सियल में। यानी आपका हेड आ जाएगा और ट्रंक आ जाएगा। ठीक है, आपके पैर और हाथ तो उसमें नहीं आ रहे ना, वो तो लाइन से दूर है, वो तो किससे जुड़े हुए हैं, ट्रंक से जुड़े हुए हैं। अपेंडिक्स आप देखना ना, बुक के पीछे क्या होती है, अपेंडिक्स, एडिशनल पेज। तो आपके हाथ पैर क्या है, एडिशनल है, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटल हो गया। क्लियर है? द अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, और वी कैन से लिम्ब की जगह कई कई बुक्स में एक्सट्रीमिटीज लिखा रहता है और अपेंडेजेस भी लिखा रहता है, प्लस द बोन्स फॉर्मिंग द गर्डल। गर्डल मतलब गर्डल वो पॉइंट होते हैं जहां पर ये एक्सट्रीमिटीज अटैच होती हैं ट्रंक से। ये शोल्डर गर्डल हो गए और ये पेल्विक गर्डल हो गए, यानी पेल्विक यानी हिप बोन और स्कैपुला, ये सब किस में आ जाते हैं, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल, दैट कनेक्ट द लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटल। क्लियर है यहां तक? फंक्शनली, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप याद रखिए कि फंक्शनली द ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी ऑडिटरी माने कान की जो हड्डियां होती हैं, आपको पता है 3 हड्डियां होती हैं कान में, सिम जिनको बोलते हैं ना, SIM है ना, स्टेपिस, इंकस, मैलियस, आपने याद करे होंगे। तो ये मिडिल ईयर में होते हैं, कहां होते हैं, मिडिल ईयर में। ईयर के 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, तो मिडिल ईयर which vibrate in response to sound wave that strike to the eardrum are not part of either the axial or appendicular skeletal. ये दोनों ही ना तो अपेंडिकुलर के पार्ट है ना एक्सियल के पार्ट है, ये बिल्कुल अलग से होती है, लेकिन फिर भी इनको किस में ग्रुप किया जाता है,
एक्सियल स्केलेटल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। पढ़ने के हिसाब से इसको एक्सियल स्केलेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर देखा जाए तो फंक्शनली ना तो ये एक्सियल का पार्ट है और ना ही अपेंडिकुलर का। अब चलिए देखते हैं हम 3D डायग्राम्स, उसमें हमें अंदाजा लगेगा कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो अब इस टेबल में हम देखेंगे कि बोन्स को हमने एडल्ट स्केलेटल को, है ना, एडल्ट स्केलेटल को हमने क्या डिवाइड किया है। तो इस टेबल में आपको नोटिस करिए तो आपको साफ साफ दिखेगा यहां पर कि डिवीजन और स्केलेटल में ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन ब्लू कलर से दिख रहा है, ये इतना इतना, ठीक है, ये कहां पर जा रहा है, मिड लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, इसी से अटैच है ना। तो इस मिड लाइन में हमने क्या बोला था, मिड लाइन वाले को हम क्या बोलते थे, एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल, ठीक है, मिड लाइन वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटल, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा एक्सियल स्केलेटल, ये पूरा। और इधर आप देखिए ये जो ब्लू कलर से है, ये ब्लू कलर से अटैच है, यानी व्हाइट से अलग। इधर ब्लू कलर से हमने किसको दिखाया है, अपेंडिकुलर स्केलेटल को। किसको दिखाया, अपेंडिकुलर स्केलेटल को। तो ये डिफरेंस है अपेंडिकुलर। आपको साफ समझ में आ गया होगा कि एक्सिस में जो आ रहा है मिड लाइन में, ठीक है, मिड लाइन में अटैचमेंट जिसका आ रहा है वो सारे किसमें। अब आप ये कहेंगे सर हिप जॉइंट भी तो है। हिप जॉइंट को अगर आप देखोगे तो एक्सिस का पार्ट नहीं है। आप इस पोर्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पोर्शन पर आकर हिप जॉइंट जुड़ जाता है ना। तो ये जो बोन है दोनों तरफ की, इनको किसमें रखते हैं हम, गर्डल्स। ये पेल्विक गर्डल है और ये एक्सियल, ये वाली जो है ये कौन सी है, पेक्टोरल गर्डल, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर को हम, सबसे पहले हम स्कल को देखेंगे, ठीक है, स्कल को। तो यहां पे अगर मैं स्कल की बात करूं तो स्कल में आपके दोनों चीज इतना पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपका क्रेनियम भी आ जाता है, हेड, और ये फेस भी आ जाता है, ठीक है। यहां पर नीचे थायराइड के पास, है ना, जहां पर गर्दन शुरू होती है वहां नीचे की तरफ, मतलब आपकी मैंडिबल या चिन रीजन में एक बोन होती है, हायोइड बोन। और यहां पर ईयर में कौन सी होगी, ऑडिटरी बोन। और ये आपका हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये सब हो गया आपका थोरेक्स। वर्टिब्रल कॉलम भी आ गया, थोरेक्स आ गया। थोरेक्स में आपका स्टर्नम हो गया, ये सेंट्रल वाली जो बोन होती है ये वाली, ये स्टर्नम। और साइड में क्या है, ये साइड में दोनों तरफ क्या जानी है, रिब्स। तो ये हो गया डिवीजन। अब जरा इसकी काउंटिंग देख लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि काउंटिंग किस तरीके से इसकी रहती है, ठीक है। इसको आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, स्कल है ना। तो क्रेनियम में कितनी बोन होती है, टोटल 8 बोन होती है क्रेनियम में, और फेस में 40। तो टोटल स्कल में कितनी बोन है, अगर क्वेश्चन आए तो आप तुरंत बता सकते हो। टोटल स्कल में पूछेगा तो 14 प्लस 8 कितना हुआ, 22। केवल क्रेनियम में पूछेगा तो 8, केवल फेस में पूछेगा तो 14। ये सब वाइवा के क्वेश्चन है, इसमें और कोई रिटन में कुछ नहीं आता, वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। हायोइड बोन कितनी होती है, 1। ऑडिटरी ऑसिकल, ऑडिटरी ऑसिकल्स कितनी होती हैं, 3। लेकिन यहाँ 6 क्यों लिखी है, क्योंकि एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, 3 राइट साइड की और 3 लेफ्ट साइड की। वर्टिब्रल कॉलम 26, कितने वर्टिब्रे होते हैं इसमें, 26। थोरेक्स, थोरेक्स की मैं बात करूं तो टोटल थोरेक्स में कितनी होती है, एक स्टर्नम होता है सामने की तरफ और रिब्स होती है 12 एक साइड में, तो दोनों साइड की 24। तो 24 और 1 25। इस पूरे को आप काउंट करेंगे तो आ जाएगा 80। काउंट करके देख लीजिए, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल की, यानी हैंड्स की और लेग्स की। तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या देखना है, शोल्डर गर्डल यानी पेक्टोरल, यानी ये वाला रीजन। और दूसरा क्या है, पेल्विक या हिप गर्डल, यानी ये वाला रीजन, यानी वो अटैचमेंट पॉइंट जहां से ये एक्सट्रीमिटीज जुड़ रही हैं, इसको दिमाग में रखना है हमको। तो पेक्टोरल गर्डल बनाने वाली बोन कौन कौन सी है, जो पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं, एक होती है क्लेविकल। क्लेविकल कितनी हो गई, 2, एक इस साइड की और एक इस साइड की। स्कैपुला कितने हो गए, 2। तो टोटल पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन हो गई, 4। ऐसे ही हिप जॉइंट की अगर मैं बात करूं, हिप गर्डल की, यानी जहां पर पैर जुड़ते हैं,
तो यहाँ पर हिप या पेल्विक या कॉक्सल तीनों नाम होते हैं। हिप बोन बोल दो, पेल्विक बोन बोल दो या कॉक्सल बोल दो। कितने हो गए? 2, एक इस साइड का और एक इस साइड का। तो ये तो हो गए अटैचमेंट पॉइंट की बोन। अब बात करते हैं अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब में याद रखना है कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब एक्चुअल वैल्यू आएगी, और अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो 2 से उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ह्यूमरस यहाँ कितनी है? एक ह्यूमरस दिख रही है आपको, ये एक ह्यूमरस है, रेडियस है अल्ना, ये एक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अब बोन्स की काउंटिंग शुरू करते हैं। अपर लिम्ब में कौन कौन सी होती है? एक तो ये होती है ह्यूमरस, फिर होती है अल्ना, देन रेडियस, कितनी हो गई? दो, कार्पल 16, यानी एक तरफ कितनी होती है? 8, मेटाकार्पल एक तरफ 5, यानी दोनों तरफ 10, फैलेंजेस 28, ठीक है, एक तरफ 14 तो दोनों तरफ 28। सेम इसी तरीके से हम लोअर लिम्ब में बात करें तो फीमर एक और एक 2, है ना, एक फीमर ये हो गई आपकी और एक फीमर ये हो गई, ठीक। इसके बाद पटेला 2, फिबुला 2, टीबिया 2, टार्सल 14, यानी एक तरफ कितनी हो गई? 7, मेटाकार्पल कार्पल कितनी होती है? 8, टार्सल कितनी होती है? 7। ये पॉइंट याद रखना है आपको, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, एग्जामिनर एकदम पूछ लेता है, ठीक है। टार्सल होती है 14, मेटाटार्सल 10, फैलेंजेस 28, बाकी पूरी काउंटिंग सेम है। तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई अपेंडिकुलर स्केलेटल में? 126। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई? 80 प्लस 126 इज इक्वल टू 206। आई होप आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा काउंटिंग कैसे रखनी है, ये दिमाग में बड़े अच्छे से समझ लीजिए इसको, काउंटिंग को, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया अपना स्केलेटल का डिवीजन हमने किस तरीके से किया। चलिए अब एक थोड़ा सा एनलार्ज व्यू भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। पहले मैं एक्सियल स्केलेटल की बोन्स को आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूं। एक्सियल स्केलेटल में कौन सा था? तो ये तो कौन सा हो गया? ये एंटीरियर व्यू हो गया। अब तो आपको एंटीरियर वर्ड क्लियर होगा। और ये कौन सा व्यू हो गया? पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। ये कौन सा व्यू हो गया? चलिए, ये कौन सा व्यू हो गया? एंटीरियर व्यू हो गया आपका। और ये कौन सा व्यू हो गया? पोस्टीरियर व्यू स्केलेटल का। अब बात करते हैं पहले हम किसकी? ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है? तो ब्लू पोर्शन में क्या क्या दिख रहा है आपको? ब्लू पोर्शन में स्कल दिख रहा है। स्कल के कौन कौन से पार्ट थे? क्रेनियल पोर्शन हुआ करता था, फेशियल पोर्शन हुआ करता था। अब आप समझ जाइए, ये फेशियल पोर्शन है, ठीक है, और ये सारा क्रेनियल पोर्शन है, ठीक है, सामने से भी देख सकते हैं इसको। फिर जो हमारा पेक्टोरल गर्डल था वो किसका पार्ट था? पेक्टोरल गर्डल हमारा किसका पार्ट था? पेक्टोरल गर्डल हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट था। इसमें कौन कौन सी बोन थी? इसमें हमारी बोन कौन कौन सी थी? इसमें हमारी बोन थी, क्लेविकल थी, स्कैपुला थी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा रीजन था अपना? थोरेक्स। थोरेक्स किसमें आता था? थोरेक्स हमारा ग्रीन कलर से बताते हैं। थोरेक्स हमारा किसमें आता था? एक्सियल में, ठीक है। इसके क्या पार्ट थे? इसके स्टर्नम और रिब्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका स्टर्नम और ये सारी की सारी रिब्स जो पीछे अटैच हो रखी है, कहां से? वर्टिब्रल को। और सामने कहां अटैच हो रखी है? स्टर्नम से। उसके बाद अपर लिम्ब, फ्री अपर लिम्ब, ये पूरा का पूरा क्या है? अपर लिम्ब। इसमें ये कौन सी बोन है? ह्यूमरस। ये बोन जो है ये ह्यूमरस, ठीक है। और ये कौन सी है? अंदर की तरफ कौन सी है? अल्ना। बाहर की तरफ कौन सी है? रेडियस। और ये सारी कार्पल्स बोन जो आपके रिस्ट रीजन में आती है, ये मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के टर्मिनल एंड पर फैलेंजेस। ऐसे ही फ्री लोअर लिम्ब में क्या है? ये एक बोन इधर, ये फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, क्लियर। टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, ये अरेंजमेंट हो गया,
ठीक है। इधर हम अगर बात करें इसकी एक्सियल में तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया अपना, ठीक है। जबकि पेल्विक गर्डल किस में आएगी, पेल्विक गर्डल आपकी किस में आएगी, दोनों देखिए यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है, ये मिड लाइन से इधर अटैच हो रहा है, तो ये पेल्विक गर्डल किसका पार्ट है, ये अपेंडिकुलर का है। क्लियर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके भी आप एक एक स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बस एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये हायोइड बोन नहीं दिखाई देती ज्यादातर डायग्राम्स में, ये आपको दिखाई नहीं देगी कि हायोइड कहाँ होती है सर, फिर बाद में आप पूछोगे। तो हायोइड में आपको बता देता हूं कि हायोइड बोन का क्या फंक्शन है। हायोइड बोन सपोर्ट द टंग, प्रोवाइड अटैचमेंट साइड फॉर द मसल्स ऑफ टंग, नेक एंड फेरिंग्स, ठीक है। अटैचमेंट साइड किसके लिए, मसल ऑफ टंग, नेक और फेरिंग्स के लिए। अब जरा देखते हैं इसमें कहां कहां पर है। आपको पता है ये वाला जो रीजन है अपना, ये कौन सी है, ये अपना चिन रीजन होता है। यहाँ पे कौन सी बोन होती है, मैंडिबल, ठीक है। यहाँ कौन सी बोन होती है, मैंडिबल, तो ये आपकी कौन सी बोन हो गई, मैंडिबल। क्लियर, ये हो गई मैंडिबल। ये जो बोन है, ये इसी बोन का नाम है हायोइड बोन। कौन सी बोन है ये, हायोइड बोन। और नीचे आपका ये कौन सा, लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो यहां पर अंदर की तरफ होती है, तो ये कभी बाहर विजिबल नहीं होती, ठीक है। और ये एक ऐसी बोन में है जो बाकी किसी बोन से अटैच नहीं होती। बाकी आप देखिए कोई भी जॉइंट पे ये कहा, ये चारों तरफ से मसल से और मेम्ब्रेन से अटैच होती है, कहीं पर किसी बोन से इसका अटैचमेंट नहीं होता हायोइड का। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हायोइड बोन। चलिए तो अब आई होप आपको पूरा स्केलेटल एक्सियल अपेंडिकुलर समझ आ गया होगा। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 5, टाइप्स ऑफ बोन्स। तो इस वीडियो में हम यहां पर अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। चलिए, टाइप्स ऑफ बोन्स। तो यहां पर अगर हम टाइप ऑफ बोन्स की बात करें, कितने टाइप की बोन होती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर टाइप्स ऑफ बोन्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितने टाइप की बोन्स हो सकती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और अगेन पहले वाले पैटर्न की तरह एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा। क्लासीफाई बोन्स बेस्ड ऑन देयर शेप एंड लोकेशन, यानी हमें एक आइडिया लग गया कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कि हमेशा बोन्स को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, या तो शेप के बेसिस पर या उनके लोकेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी, almost all bones of the body क्या हुआ इसमें, तो यहां पर हमें देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी कैन क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स। हम कितने टाइप्स में इसको टाइप्स में बांट सकते हैं, 5 टाइप्स में बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के बेसिस पर। कौन कौन से हैं वो, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सीस्मॉइड बोन, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमने यही बनाया था कि क्लासिफाई द बोन्स बेस्ड ऑन देयर शेप और लोकेशन। पूछ सकता है वाइवा में आपसे, क्योंकि देखिए जनरल एनाटॉमी जो भी है जनरली वाइवा में काम आती है, या फिर आप हायर बुक्स पढ़ते हो उसको समझने में काम आती है, और ऐसा डे टू डे एग्जाम में कभी नहीं आती जनरल एनाटॉमी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें कि इससे आपके बेसिक्स अच्छे हो रहे हैं। जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि किस पॉइंट बात कही जा रही है, ठीक है। अभी तक आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक मार दीजिए। आप पूरी पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन कभी लाइक नहीं मारते। कई लोग हैं ऐसे, कुछ लोग तो डिसलाइक भी मार देते हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, उनका डेटा आता है कि वो डिसलाइक भी मार देते हैं, ठीक है। अरे जब आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो कमेंट में लिखिए तो सही डिसलाइक का रीजन क्या है, जिससे कि मैं अगली बार इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। आप फीडबैक भी नहीं लिखते, डिसलाइक भी कर देते हैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा।
आप अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो फीडबैक भी लिखिए जिससे कि मैं आगे इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स दे हैव ग्रेटर लेंथ देन विड्थ, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पिछली एक वीडियो में भी बोला होगा, ग्रेटर लेंथ देन विड्थ, consist of shaft and a variable number of extremities or epiphyses or ends are slightly curved for strength. कोई भी बोन है, चाहे वो आपकी मेन सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, और ये आपकी ह्यूमरस, इनमें थोड़े थोड़े कर्व होते हैं। कर्व क्या होते हैं? कर्व इनके टेंशन लाइन को बढ़ाते हैं, है ना, लाइन ऑफ टेंशन, लाइन ऑफ प्रेशर, उसकी वजह से उसमें कर्व आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो कर्व का मतलब क्या है कि उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। A curved bone absorbs the stress of body weight at several different points so that it evenly distributed. If bone were straight, the weight of body would be unevenly distributed and a bone would fracture more easily. और अगर ये बोन बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, जस्ट लाइक स्केल, तो ये फोर्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाती, हमारे ओवरऑल बॉडी फोर्स को, और बड़े आसानी से इनमें फ्रैक्चर हो जाता। तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। लॉन्ग बोन्स consist mostly of compact bone tissue in their diaphyses but have considerable amount of spongy bone tissue in their epiphyses. तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, डायफाइसिस एपिफाइसिस अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली वीडियो में आपको समझ में आ गया है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स आर ट्रिमेंडसली इन साइज एंड इंक्लूड दोज फीमर थाई बोन, टीबिया, फिबुला, लेग बोन्स। ये दोनों के दोनों क्या बोलते हैं? लेग बोन्स बोलते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी, और नाम क्या है इनके? टीबिया एंड फिबुला। ह्यूमरस, आर्म बोन, अल्ना एंड रेडियस, फोर आर्म बोन्स, फैलेंजेस एंड फिंगर एंड टो बोन्स। ये किस में आ जाते हैं आपकी? यहाँ पर लॉन्ग बोन्स में। एक और लिख लो, इसमें नहीं लिखा वो, उसका नाम है क्लेविकल। क्लेविकल इज ऑल्सो अ लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। लेकिन इसकी लोकेशन कहां दिखती है हमको? एक्सियल स्केलेटल में, ठीक है। क्योंकि ये बोन किसकी है जनरली याद करो आप? शोल्डर गर्डल की, इसलिए बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। बड़े अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पर, ठीक है। और बच्चे बोल देते हैं कि ये तो एक्सियल का पार्ट है, ये एक्सियल का नहीं, अपेंडिकुलर का पार्ट है, ठीक है। दूसरी है आपकी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स आर समवॉट क्यूब इन शेप्ड एंड नियरली इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ। They consist of spongy bone tissue except at surface, which has a thin layer of compact bone. आपको पता है शॉर्ट बोन में ज्यादा क्या होता है आपका? स्पॉन्जी बोन्स होती है, और स्पॉन्जी बोल लो, कैंसिलस बोल लो, है ना। और कॉम्पैक्ट बोन की एक कवरिंग जरूर होती है हमेशा फॉर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स आर, एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स के क्या है? मोस्ट ऑफ द कार्पल्स, रिस्ट बोन्स एंड मोस्ट टार्सल यानी एंकल बोन्स। ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं, आपको पता है, ठीक। तो इनकी जो काउंटिंग भी आपको याद होगा, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 2 16, 16 और 14, याद है, ठीक है। ये शॉर्ट बोन है। अब बात करते हैं फ्लैट बोन कौन कौन सी है बॉडी में। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन जनरली थिन एंड कंपोज्ड ऑफ टू नियरली पैरेलल प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू एनक्लोजिंग अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू। A flat bone afford considerable protection and provide extensive area for muscle attachment. Flat bone से हमें मिलता क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है, तो उस पर ज्यादा मसल्स अटैच हो सकती हैं, ये पॉइंट याद रखिए। द फ्लैट बोन्स इंक्लूड, अब तो आपको पता है, क्रेनियल बोन्स, है ना, जिसमें आपकी फेस की बोन आ जाती है, और जो फेस की नहीं, मतलब ये आपके क्रेनियल बोन्स में आपके कौन सी बोन आ जाती है? आपके जो आपकी क्रेनियल कैविटी को कवर करके रखती है, यानी जिसमें ब्रेन रहता है। स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स, ये किसको कवर करते हैं? ये थोरेसिक कैविटी को कवर करती है, यानी थोरेक्स को, जिसमें लंग्स और क्या रहता है? लंग्स एंड हार्ट। और स्कैपुला, स्कैपुला क्या है? शोल्डर ब्लेड। यहाँ पर ज्यादातर मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन होते हैं किसके? हमारे आर्म के, ठीक है। अपर आर्म जो है, ज्यादातर मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन होते हैं, और ये इसको एक्सियल स्केलेटल से भी अटैच करने में हेल्प करता है। पूरी तरीके से ये क्या करता है? ग्लाइड करता है एक्सियल स्केलेटल पर, ठीक है। ये अपेंडिकुलर स्केलेटल की बोले जो ग्लाइड करती है उस पर, और चारों तरफ से हैवी अमाउंट ऑफ मसल से कवर रहती है। देन इर्रेगुलर बोन्स,
इर्रेगुलर बोन्स क्या है जरा देख लेते हैं। इर्रेगुलर बोन्स हैव कॉम्प्लेक्स शेप एंड कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू एनी ऑफ द प्रीवियस। ना उसे फ्लैट पे रख सकते, ना शॉर्ट में, ना लॉन्ग में, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते। दे वेरी इन द अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट। सच बोन्स इंक्लूड वर्टिब्रे लाइक बैकबोन, हिप बोन एंड सर्टेन फेशियल बोन्स एंड कैल्केनियस। कैल्केनियस कहाँ होता है? एंकल बोन, ठीक है। कैल्केनियम कहाँ होता है? एंकल में। तो ये सबका नाम याद कर लो। इनके अंदर वेरिएबल अमाउंट होता है किसका? स्पॉन्जी का यानी कैंसरस बोन का, और कॉम्पैक्ट बोन का। कहीं कहीं पर कॉम्पैक्ट बोन बहुत ज्यादा होती है, कहीं कहीं पर कैंसरस ज्यादा होती है। तो ये, और इनका शेप इरेगुलर होता है। आपने देखा है हिप बोन देखी है, तो हिप बोन कैसी होती है? इरेगुलर शेप की होती है, कोई शेप पता नहीं चलता। ऐसे ही वर्टिब्रल कॉलम में भी कुछ पता नहीं चलता कि किधर से शुरुआत और किधर तक है। फेस की जितनी बोन है वो ज्यादातर इरेगुलर है, ठीक है। याद रखना फेशियल फ्लैट में नहीं आएगी। फेशियल को कई बार गलती में बच्चे बता देते हैं वाइवा में, फेशियल बोन्स फ्लैट नहीं है, याद रखना इस बात को। इरेगुलर बोन्स में आती है वो, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया सीसमॉइड बोन। सीसमॉइड बोन यानी शेप्ड लाइक अ सीसेम सीड। सीसेम सीड समझ में आया क्या होता है? सीसेम सीड सीसेम सीड की तरह होता है। जो सीसेम का सीड होता है, मतलब ऐसे हिंदी में मुझे नहीं पता रीजनल लैंग्वेज क्या है, हमारे यहाँ उसको तिल बोलते हैं, है ना। तिल, तिल जिस शेप की होती है, उस तिल के, तिल का तेल निकलता है ना, तिल, तिल्ली जिससे गजक बनती है वो, ठीक है। सीजमॉइड डेवलप इन सर्टेन टेंडन्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? टेंडन के अंदर। टेंडन क्या है? जो मसल को बोन से अटैच करने वाले फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम टेंडन, ठीक है। देख लेते हैं और इसके बारे में। वेयर देयर इज कंसिडरेबल फ्रिक्शन, टेंशन और फिजिकल स्ट्रेस सच एज पाम एंड सोल्स, दे में वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, इनमें वेरिएशन मिलता है इस बोन में, याद रखना इस बात को। ऐसा नहीं है हमारे अंदर सबके अंदर सेम होगा। दे आर नॉट ऑलवेज कंप्लीटली ऑसिफाइड एंड टिपिकली मेजर्स ओनली फ्यू मिलीमीटर्स इन डायामीटर। नोटेबल एक्सेप्शंस आर टू पटेले। पटेला कहाँ होता है भाई? नी कैप, है ना। ये नी जॉइंट पर जो बोन होती है, आप इधर उधर मूव कर सकती है लेटरली, आप उसको पैर से इधर उधर मूव करा सकते हैं। इट इज अ लार्ज सीसमॉइड बोन लोकेटेड इन क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस टेंडन। कौन सी मसल के टेंडन में होता है? ये पूछा जाता है कई बार। कौन सी में? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस टेंडन में। दैट आर नॉर्मली प्रेजेंट इन एवरीवन। तो ये बस नोटेबल एक्सेप्शन कौन है? सीसमॉइड बोन में आपका पटेला सबके अंदर मिलेगा। बाकी जो मैंने बताया पाम और सोल्स, ये किसी किसी के अंदर होंगे और किसी किसी के अंदर नहीं होंगे। इस पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद फंक्शनली सीसमॉइड बोन्स प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम excessive wear and tear. They often change the direction of pull of tendon which improves the mechanical advantage at the joint. अच्छा, अब इसको समझते हैं इसका काम क्या है। इन बोन्स का काम क्या है? देखिए सिंपल समझिए कि ये आपका पैर हो गया, ठीक है, और ये थाई हो गई। अब यहां पर ये मिलेगा आपको पटेला, ठीक है। तो पटेला का फायदा क्या है वो समझते हैं। तो ये जो बोन है, ये पिंक कलर से मैंने कौन सी मसल बनाई है? कौन सी? क्वाड्रिसेप्स। ये क्वाड्रिसेप्स के अंदर उसके टेंडन में ही इसका ओरिजिन होता है, ये दिख रहा है आपको। और ये आगे यहाँ जाके फ्यूज हो जाती है। अब इसके जो टेंडन है कहाँ फ्यूज हो जाएंगे? टीबिया बोन पर। कहा? ये कौन सी बोन है? टीबिया। ये बोन कौन सी है? टीबिया। इस पर फ्यूज हो गए इसके फाइबर्स, ठीक है। अब इस पूरे वेट को अगर ऊपर खींचना है, ठीक है, यानी इस पोजीशन से पैर को इस पोजीशन में लेकर आना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना फोर्स लगेगा? काफी फोर्स लगेगा ना। तो यहां पर टेंडन के डैमेज होने की दिक्कत होती है क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। तो इस गैप के बीच में टेंडन आ सकता है, चोट मतलब टीयर हो सकता है। तो इस फोर्स को बचाने के लिए ये पुली की तरह काम करते हैं। जैसे कुएं से पानी खींचते थे ना, तो डायरेक्ट आप खींचोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन फिजिक्स के रूल के हिसाब से ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जो है जो बीच में है, इस फोर्स को डाइवर्सिफाई कर देगा। तो ये मसल को कम वर्क करना पड़ेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बड़े आसानी से ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, यानी पूरे लेग को ये ऊपर उठा सकती है।
और यहाँ पर इसका टेंडन डैमेज भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर पटेला नहीं होता तो पूरे पैर को इस तरीके से एक्सटेंड करना, राइट वर्ड इज एक्सटेंड करना, बड़ा टफ था। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखें कि सीस्मर्ड बोन कैसे काम आती है, सीस्मर्ड बोन का क्या फंक्शन है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो फंक्शनली सीस्मर्ड बोन प्रोटेक्ट द, क्या करती है देखिए, अब तो आपको पता है, प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टियर, दे ऑफन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ टेंडन व्हिच इंप्रूव्स द मैकेनिकल एडवांटेज एट द जॉइंट। तो ये नी जॉइंट पर मैकेनिकल एडवांटेज दे दी इसने। एन एडिशनल टाइप ऑफ बोन इज क्लासिफाइड बाय लोकेशन रादर देन शेप, और लोकेशन के बेस पर एक एडिशनल क्लासिफिकेशन है जिसमें हम उनको क्या बोलते हैं, सूचरल बोन। ये ज्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, बस इसको आप देख लीजिए, कोई एक आध हायर बुक्स फॉरेन ऑथर की आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ये सूचर बोन होती है, सूचर मतलब सीम। दे आर स्मॉल बोन्स लोकेटेड इन द सूचर्स, सूचर्स माने जॉइंट, बिटवीन द सर्टेन क्रेनियल बोन। तो सूचर हमेशा, सूचर जॉइंट कहाँ होता है, हमारे क्रेनियल कैविटी के आसपास की जो बोन होती है, ये क्रेनियम वाली जो बोन्स होती है, इनमें होता है सूचर। सूचर माने जॉइंट, तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है क्रेनियम की बोन्स में, उनको हम सूचर बोलते हैं। तो सूचरल बोन होती है, इनके बीच बीच में छोटी छोटी बोन्स होती है। देयर नंबर वेरीज ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जब जॉइंट्स पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा फोंटानेल। ठीक है, फोंटानेल, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है एक्चुअल में सूचरल बोन का फंडा। रिकॉल, अब यहां पर एक पुराना फंडा जरा रिकॉल करिए। क्या रिकॉल करेंगे आप? फ्लैट बोन्स सच एज रिब्स, स्टर्नम एंड स्कल, irregular bones such as vertebrae and hip bone, long bones such as proximal epiphysis of femur and humerus, and some short bones. रेड बोन मैरो आपको कहाँ मिलेगी? इन्हीं के अंदर तो मिलती है भाई। ठीक है, इन्हीं के अंदर मिलेगी ना रेड बोन मैरो। कहाँ कहाँ पर? फ्लैट बोन के अंदर, इरेगुलर बोन के अंदर, लॉन्ग बोन के अंदर और सम शॉर्ट बोन के अंदर। सिस्मोइड के अंदर आपको क्या नहीं मिलने वाला? इसके अंदर आपको बोन मैरो नहीं मिलने वाली, बाकी सबके अंदर आपको रेड बोन मैरो मिल जाती है। अब जरा देख लेते हैं डायग्राम में। तो यहां पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ बोन बेस्ड ऑन देयर शेप। ठीक है, द शेप ऑफ बोन्स लार्जली डिटरमाइन देयर फंक्शन। आपको पता है उसके शेप से आपको उसका फंक्शन का अंदाजा लग जाएगा। यानी फ्लैट बोन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, यानी मसल्स ज्यादा होंगी। लॉन्ग बोन काम आएंगी वेट बियरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग बोन कौन सी है, यहाँ पर दे रखी है, ये लॉन्ग बोन है सारी की सारी। तो यहाँ पे ह्यूमरस दे दिया एग्जाम्पल में। ठीक है, फ्लैट बोन में किसका एग्जाम्पल दे दिया? स्टर्नम का दे दिया आपको। ठीक है, और देखते हैं। और आपकी शॉर्ट बोन में ट्रेपेजॉइड कहाँ होती है? रिस्ट जॉइंट में दे रखी है। सीस्मर्ड बोन पटेला इस तरीके का शेप है। इरेगुलर बोन में आपका वर्टिब्रे। तो ये हो गया आपका, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, काफी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अपना अगला टॉपिक। जरा देख लेते हैं अगले टॉपिक का नाम क्या है। तो अपना अगला टॉपिक जो है उसका नाम है बोन सरफेस मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो मार्किंग के नाम्स आने वाले हैं वही ज्यादातर आप जब तीनों वॉल्यूम पढ़ेंगे बीडी चौरसिया के, तो उसमें जितनी भी बोन्स के बारे में आप पढ़ोगे वो सारे मार्किंग आपको पता होने चाहिए कि वो वर्ड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो बोन सरफेस मार्किंग, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल सरफेस मार्किंग ऑन बोन्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ ईच एंड द फंक्शंस ऑफ ईच। तो यहां पर हम प्रिंसिपल मार्किंग देखेंगे, किसी भी बोन के ऊपर कौन कौन सी मार्किंग्स होती हैं जो हमें पूछ लेते हैं कई बार एग्जामिनर वाइवा में। चलिए इसी वीडियो में देख लेते हैं, वीडियो अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसी को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। तो बोन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक सरफेस मार्किंग, द स्ट्रक्चरल फीचर्स एडेप्टेड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो एक बोन के ऊपर कई सारे मार्किंग सिस्टम हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। मोस्ट आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितनी मार्किंग्स है ये मैच्योर बोन में देखने को मिलेगी, आपको एडल्ट बोन में देखने को मिलेगी, बच्चों के बोन में नहीं देखने को मिलेगी। बट डेवलप्ड इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन फोर्सेस एंड आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन एडल्ट स्केलेटन। और ये कैसे होती है? जब किसी मसल का कोई पुल हो, टेंडल पुल हो,
तो उस जगह के जो सेल्स हैं वो थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, तो वहां पर वो निशान बन जाते हैं उसके। तो उन निशानों को हिंदी में समझिए तो वो जो निशान है बोन्स के ऊपर उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग्स होती हैं। इन रेस्पॉन्स टू टेंशन ऑन अ बोन सरफेस फ्रॉम टेंडन, लिगामेंट, एपोन्यूरोसिस, फेशिया। जब लिगामेंट फ्लैट हो जाता है ना किसी पर, लिगामेंट और टेंडन, तो उसको बोलते हैं हम एपोन्यूरोसिस। जब टेंडन फ्लैट हो जाता है, नॉट लिगामेंट, जब टेंडन फ्लैट हो जाता है किसी सरफेस पर, है ना, शीथ फॉर्म में हो जाए, जैसे टेंडन है हमेशा कॉर्ड फॉर्म में होता है, अगर वो शीथ फॉर्म में हो जाए तो उसको हम एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। फेशिया आपको पता ही है, ठीक है, स्किन के नीचे वाली कवरिंग, मसल के ऊपर, स्किन के नीचे। न्यू बोन्स इज डिपॉजिटेड, तो जहां पर भी ये पुल होगा, टेंशन होगा, वहां पर न्यू बोन डिपॉजिट हो जाएगी, रिजल्टिंग इन रेज्ड और रफ एरिया। और इसकी वजह से वहां पर कैसा एरिया बन जाएगा, या तो उठा हुआ सा एरिया बन जाएगा या फिर दबा हुआ सा एरिया बन जाएगा या रफ एरिया बन जाएगा। कन्वर्सली कंप्रेशन ऑन बोन सरफेस रिजल्ट इनटू डिप्रेशन, और अगर उस बोन पर कोई कंटिन्यूस कंप्रेशन पड़ रहा है तो उसकी वजह से उसमें डिप्रेशन बन जाएंगे। अब उन कंप्रेशन, उन डिप्रेशन के या उन रेज्ड एरियाज के पर्टिकुलर नाम होते हैं हर एक बोन में, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से नाम होते हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन एक ब्रॉड कैटेगरी में उन सभी सरफेस मार्किंग को हम दो मेन कैटेगरी में रख लेते हैं, इससे हमें याद करने में आसानी रहती है। टू मेजर टाइप्स ऑफ सरफेस मार्किंग आर डिप्रेशंस और ओपनिंग। या तो डिप्रेशंस है या उन डिप्रेशंस की वजह से कोई ओपनिंग बनी हुई है जहां से कोई दूसरा स्ट्रक्चर पास हो सकता है। विच अलाउ द पैसेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज सच एज ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिगामेंट और टेंडन्स और टू फॉर्म जॉइंट। ठीक है, तो ये डिप्रेशन कैसे बनते हैं, या तो किसी के जॉइंट की फॉर्मेशन के लिए, या वहां से पास होने वाली किसी ब्लड वेसल या नर्व या लिगामेंट के लिए ये रास्ता बनाते हैं। ठीक है, और अपना ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शंस बोल सकते हैं, आउटग्रोथ बोल सकते हैं। यानी कोई बोन के ऊपर प्रोसेस बनी हुई है या कोई प्रोजेक्शन बना हुआ है या आउटग्रोथ बनी हुई है, दैट इज आइदर टू हेल्प द जॉइंट, यहां भी ये जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, और सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू सच एज लिगामेंट और टेंडन, और या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर कोई लिगामेंट या टेंडन अटैच हो। अब मैं आपके साथ जो टेबल शेयर करने वाला हूं उसमें जितने नाम आ रहे हैं उनको आपको याद करना है, जितना जल्दी आप उनको याद कर लेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी के 3 वॉल्यूम्स को पढ़ना, बीडी चौरसिया के जो मेन बुक्स हैं उनको पढ़ना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा, बोनी फीचर्स आप उतनी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। चलिए, तो अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, और इसमें जो जो मैं ब्लू कलर से दिखाया ना फिगर 7.12, मैं आपको इसके एग्जांपल भी दिखाता जाऊंगा कि रियल टर्म में आपको जब उन बोन्स को पढ़ना शुरू करेंगे वॉल्यूम से तो आपको वो सारे स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, बॉडी के कौन कौन सी लोकेशंस पर वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो बोन सरफेस मार्किंग में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिप्रेशंस के बारे में, डिप्रेशंस और ओपनिंग्स। ठीक, और डिप्रेशन ओपनिंग का काम क्या था, साइट्स दैट अलाउ द पैसेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लाइक नर्व, ब्लड वेसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स और फॉर्मेशन ऑफ एनी जॉइंट। यानी ये वो जगह हैं किसी बोन के ऊपर वो सरफेस मार्किंग है या वो निशान है जहां से या तो कोई नर्व, ब्लड वेसल या लिगामेंट जुड़ता है या वो किसी बोन के अटैचमेंट में हेल्प करती है, यानी जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो इसमें आता है उसको हम बोलते हैं फिशर। ठीक है, बोन पर अगर आपको फिशर दिख रहा है किसी बोन पर तो वो फिशर क्या है उसको समझते हैं। फिशर है नैरो स्लिट बिटवीन एडजेसेंट पार्ट ऑफ बोन थ्रू विच ब्लड वेसल और नर्व पासिस, है ना, दो बोन्स के बीच में। ठीक है, नैरो स्लिट बिटवीन एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ बोन्स के बीच में जो एरिया होता है खाली उसको बोलते हैं फिशर, है ना। ओपनिंग, जो एक खाली ओपनिंग होगी या कोई एरिया होगा जहां किन के बीच में, एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बोन्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है आपको। ठीक है, नैरो स्लिट लाइक एरिया, तो है ना, तो ये स्लिट लाइक ओपनिंग जो होती है उसको बोलते हैं। जैसा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ऑफ स्फीनोइड बोन। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ऑफ स्फीनोइड बोन। ठीक है, जरा इसको अभी पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं कि फिशर कैसा दिखता है। तो देखिए,
इस डायग्राम में हम इस पोर्शन को एनलार्ज करके देख रहे हैं, इतने पोर्शन को एनलार्ज करके देख रहे हैं, ठीक है। एनलार्ज करने पर ये दिखेगा किसका, द एंटीरियर व्यू शोइंग द बोन्स ऑफ राइट ऑर्बिट। ऑर्बिट ये स्पेस, ठीक है। ऑर्बिट कौन सा स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिट। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, इतने स्पेस को, ठीक है। तो यहां पर इसका एनलार्ज व्यू हम देख रहे हैं, तो यहां पर हमको दिखेगा, क्या दिख रहा था, कौन कौन सी बोन होती है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फेस पर ये कौन कौन सी बोन होती है। फेस पर देखिए फ्रंटल होती है, स्फिनोइड होती है, पैलेटाइन होती है, जाइगोमेटिकस होती है, नेजल बोन होती है, लेक्रिमल बोन होती है, एथमोइड बोन होती है, मैक्सिला होती है और मैंडिबल इसमें दे नहीं रखी। ये सारी फेस की बोन है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैं आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यही वर्ड ढूंढ रहे हैं हम। फिशर कहां पर होता है, ये देखिए ये तो ये बोन के बीच में देखो, इधर कौन सी बोन है, इथमोइड बोन है, और ये ग्रीन कलर से कौन सी बोन है, स्फिनोइड बोन है। तो स्फिनोइड बोन के बीच में ही ये डिप्रेशन टाइप का बन रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं फिशर, ठीक है। तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वर्ड कि किस तरीके से इस बोन पर ये मार्किंग बनी हुई है। ये डिप्रेशन से जो बना हुआ है, यहाँ से कोई ना कोई आर्टरी या वेन निकलेगी, क्या निकलेगी वो अभी हमें नहीं समझना, लेकिन फिशर का मतलब हमको क्लियर हो गया है, ठीक है। ये जो डिप्रेशन इस बोन पे बना हुआ है, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं फिशर। तो यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया कि स्फिनोइड बोन में ऑर्बिटल फिशर क्या है, ये क्लियर हो गया हमें। ऑर्बिटल फिशर स्फिनोइड बोन में हमने देख लिया डायग्राम में। अब एक वर्ड आता है फोरामेन, ठीक है, वर्ड का नाम क्या है, फोरामेन। तो फोरामेन क्या है, फोरामेन मीन्स होल, प्लूरल है फोरामिना, याद करना, कई बार फोरामेन लिखा रहता है, कई बार फोरामिना लिखा रहता है। फोरामिना का मतलब होता है कोई प्लूरल, है ना, प्लूरल वर्ड के लिए हम फोरामिना वर्ड यूज करेंगे। इट इज ओपनिंग थ्रू विच ब्लड वेसल, नर्व और लिगामेंट पास, ठीक है। ये नैरो स्लिट थी, यानी उसी सरफेस पर बना हुआ डिप्रेशन। स्लिट क्या है, इसी जैसे ये एक सरफेस है, इसमें ये डिप्रेशन बन गया तो ये स्लिट हो गई, और ये क्या है, ये किसी सरफेस में से पूरी ओपनिंग है, ठीक है। ये ओपनिंग थ्रू विच ब्लड वेसल, नर्व और लिगामेंट पास, ये क्या है, ऑप्टिक फोरामेन ऑफ स्फिनोइड बोन। ऑप्टिक फोरामेन ऑफ स्फिनोइड बोन देखते हैं अभी वो कहां होता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो हमारी हो गई क्या, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अब हमको क्या देखना था, अब हमको देखना था फोरामेन, ऑप्टिक फोरामेन, ये रहा ऑप्टिक फोरामेन। कहाँ है ऑप्टिक फोरामेन, ये देखिए यहां पर ये पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये तो हटा देते हैं इसको। ऑर्बिटल फिशर क्लियर है, ये हल्का सा शेडेड एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ये यानी इसमें से कोई ब्लड वेसल या नर्व अंदर या बाहर जा सकती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, फोरामेन। और कैनाल, कैनाल वर्ड भी यूज करते हैं बुक्स में, ठीक है। चलिए अगला जो वर्ड है हमारा उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा, इसको बोलते हैं फोसा। फोसा मतलब ट्रेंच। इसी के जैसा एक और वर्ड होता है सल्कस, सल्कस का मतलब होता है ग्रूव, है ना। ये सारे के सारे क्या है, डिप्रेशन है ना, ट्रेंच मतलब खाई, ग्रूव मतलब एक हल्का सा गड्ढा, एक होता है मीटस, मीटस माने पैसेज वे। तो अब इन तीनों वर्ड का क्या मतलब है, तो देखिए सारे के सारे क्या है, यहां पर पहले फोसा को समझते हैं। व्हाट इज फोसा, तो फोसा इज शैलो डिप्रेशन, ठीक है। फोसा इज शैलो डिप्रेशन, फोसा इज शैलो डिप्रेशन। जैसे आपको कहां मिलेगा, कोरेनॉइड फोसा कहां मिलेगा, ह्यूमरस पर। अभी फिगर में अभी दिखाता हूं एक साथ आपको, ठीक है। कोरेनॉइड फोसा मिलेगा आपको ह्यूमरस पर, ये शैलो डिप्रेशन है। सल्कस, सल्कस और ग्रूव एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है, फरो अलोंग द बोन सरफेस दैट एकोमोडेट ब्लड वेसल्स, नर्व और टेंडन, ठीक है। तो सल्कस कहाँ होगा, ये भी बोन पर एक तरीके का डिप्रेशन होगा, एक हल्का सा ग्रूव होगा जहां से क्या पास होगी, कोई ब्लड वेसल या नर्व या कोई टेंडन, ठीक है। जैसे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस,
तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ह्यूमरस पर। और भी कई जगह और बोन्स पे भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल कहाँ किसका देख रहे हैं? ह्यूमरस बोन का। तो चलिए देख लेते हैं फोसा या सल्कस क्या होता है। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एल्बो जॉइंट, ये पूरा जॉइंट देख रहे हैं हैंड का। ये पूरी किस बोन को हम देख रहे हैं? ह्यूमरस को। ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ये कौन सी बोन है आपकी? ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन पर आप देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है? इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो इधर भी देखिए क्या है, सिंपल देखिए समझिए। ये क्या है? एक ट्यूबरकल है जिसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब एलिवेशन एक तरीके का। और ये क्या है? लेसर ट्यूबरकल, ये यहाँ पर है। और इन दोनों के बीच में ये डिप्रेस्ड एरिया है। कैसा एरिया है? डिप्रेस्ड एरिया ये, ठीक है। ये इसी को हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस और ग्रूव, ठीक है। एक था वर्ड फोसा, एक था वर्ड फोसा। ये कोरेनॉइड फोसा, रेडियल फोसा भी होता है। तो ये क्या थे? ये हल्के फुल्के से डिप्रेशन थे। ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये शेडेड एरिया, ये डिप्रेशन, ये डिप्रेशन। तो इनको बोला है कोरेनॉइड फोसा और रेडियल फोसा। तो ये दोनों आपको डिप्रेशन दिख गए, आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कहां पर बोन पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे उनकी नेमिंग होती है। चलिए तो यहां पर हमारे ये दोनों क्लियर हो गए कि फोसा क्या होता है और सल्कस क्या होता है। तो फोरामेन हमने सेकंड पॉइंट, फोसा थर्ड पॉइंट था, सल्कस फोर्थ था। और अब मीटस, मीटस क्या था? पैसेज वे। तो ये क्या है? ट्यूब लाइक ओपनिंग, लाइक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। इसको हम अभी देखते हैं फिगर में क्या होता है मीटस। चलिए मीटस को भी देख लेते। देखिए यहां पर दे रखी है बोन सारी क्रेनियम की। पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑसिपिटल बोन है, फ्रंटल बोन है, ठीक है। स्फिनोइड, जाइगोमेटिकस, एथेमोइड ये किसकी है? ये आपको पता है। लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सब फेस की बोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होता है कि क्रेनियम में कौन सी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? पेस्ट ऑफ, है ना। पैराइटल है, इथमोइड है, स्फिनोइड है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है और फ्रंटल है। ये सब किसकी है? ये सब क्रेनियल बोन है, क्रेनियल कैविटी बनाती है। तो हमें क्या पढ़ना था? ऑसिपिटल बोन के अंदर हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जरा देख लेते हैं क्या है। ये देखिए ये जो डिप्रेशन है ये अंदर की तरफ जा रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ये समझ में आ गई। ये डिप्रेशन दिख रहा है अंदर की तरफ। तो ये पूरा इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। किसका पार्ट है? ये आपकी ऑसिपिटल बोन के अंदर बना हुआ है। ऑसिपिटल के नहीं है, ये पर्पल कलर से कौन सी बोन है? पर्पल कलर से बोन कौन सी है? टेम्पोरल बोन है ना, पर्पल कलर से यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये जो बोन है इसका कौन सी है? टेम्पोरल बोन। तो ये टेम्पोरल बोन में जो डिप्रेशन बना हुआ है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है डिप्रेशन और ओपनिंग वाले टॉपिक में कि ये इसमें क्या क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप एक दो बार वीडियो को रिमाइंड करके देखें और आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये वर्ड आसानी से मिलते नहीं है कहीं, ठीक है। जब पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं ये फोसा क्या है, सल्कस क्या है। अब हमको क्लियर है कि सब एक तरीके की डिप्रेशन से, अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो। अब बात करते हैं प्रोसेसेस की, ठीक है। प्रोसेसेस क्या है? प्रोसेसेस आर द प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ। ये क्या है? वो डिप्रेशन से ये क्या? आउटग्रोथ ऑन बोन दैट फॉर्म जॉइंट और अटैचमेंट पॉइंट फॉर द कनेक्टिव टिश्यू सच एज लिगामेंट और टेंडन। अब इनको दो कैटेगरी के हिसाब से हमने बांट लिया है पढ़ने के लिए। प्रोसेस दैट फॉर्म जॉइंट, वो प्रोसेसेस जो जॉइंट फॉर्मेशन में काम आती है, और प्रोसेसेस दैट फॉर्म द अटैचमेंट पॉइंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू, यानी वो पॉइंट्स जहां पर कनेक्टिव टिश्यू आकर अटैच होंगे। तो जॉइंट फॉर्मेशन वाली प्रोसेसेस कौन कौन सी है हमारी? एक होता है आपकी कॉन्डाइल, एक होता है फैसेट और एक होता है हेड। ये जनरली जॉइंट फॉर्मेशन, जैसे आपने सुना होगा हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ ह्यूमरस। हर एक बोन में एक हेड वाला रीजन नहीं होता, जहां पर मेजर जॉइंट बनते हैं वहीं पर हेड होता है। तो जनरली हेड ऑफ फीमर और हेड ऑफ ह्यूमरस आपको अच्छे तरीके से पता है, ये छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पहले देखते हैं कॉन्डाइल क्या है। कॉन्डाइल माने नकल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हम मुक्का बनाते हैं ना, जो मुक्केबाजी के लिए, तो जो हमारी बोनी प्रोमिनेंस दिखती है उनको नकल्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं?
दे आर लार्ज राउंड प्रोट्रूबेंस with smooth articular surface at the end of bone, lateral and medial condyles of femur। आपको पता है लेटरल कॉन्डाइल्स और मीडियल कॉन्डाइल होते हैं फीमर के अंदर, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हेड भी हम फीमर वाले एग्जांपल में देख लेंगे, एक साथ मैं आपको दोनों दिखा दूंगा। यूजुअली राउंडेड आर्टिकुलर प्रोजेक्शन सपोर्टेड ऑन नेक कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ द बोन। तो नेक किसको बोलते हैं हम? कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन जो होता है बोन का उसको हम नेक बोलते हैं। जैसे हेड ऑफ फीमर इसका एग्जांपल हो गया, या हेड ऑफ फीमरस भी हो सकता है, वहां पे फिर नेक ऑफ फीमरस भी होता है। ठीक है, फैसेट क्या है? फैसेट को जरा देख लेते हैं। फैसेट क्या है? फैसेट इज स्मूथ फ्लैट स्लाइटली कॉनकेव और कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस लाइक सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, ये भी हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो चाहे कॉन्डाइल हो चाहे फैसेट हो या हेड हो, ये कहाँ बनेंगे? जहां पर जॉइंट फॉर्मेशन होगा बोन में, जहां पर वो बोन किसी न किसी से जॉइंट बना रही होगी, वहां ये तीन स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। या तो वहां कॉन्डाइल होगा, या कोई फैसेट होगा, या कोई हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। चलिए देख लेते हैं कि डायग्राम्स क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं हेड वाला टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेड, तो देखिए यहाँ पर ये हेड है, अटैच हो रहा है ना हिप जॉइंट के साथ, और फिर उसका कंस्ट्रिक्टेड एरिया को क्या बोलते थे हम? उसके कंस्ट्रिक्टेड एरिया को क्या बोलते थे? नेक। ये नेक आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया, क्रेस्ट और लाइन ये भी आगे आएंगे, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ये वर्ड अभी आएंगे। ठीक है, और ये तो हो गया हेड। और एक वर्ड जॉइंट बनाने में कौन सा काम आता था आपका? जॉइंट बनाने में कौन सा काम आता था? कॉन्डाइल्स। ठीक है, देखिए लेटरल एपिकॉन्डाइल, इससे ऊपर वाला एरिया ये लेटरल कॉन्डाइल्स है, ये सर्कुलर एरिया। ठीक है, ये मीडियल कॉन्डाइल है, और कॉन्डाइल के ऊपर वाला एरिया एपिकॉन्डाइल। एपी माने अपॉन, लेकिन एपिकॉन्डाइल कभी भी जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन पार्टिसिपेट करता है? कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल्स किसके साथ अटैच हो रहे हैं? देखिए फीमर के साथ। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हम देख रहे हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है ना, ये जो एरिया है ये भी जॉइंट फॉर्मेशन में काम आते हैं। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये अगर हम लेटरल व्यू में देखेंगे तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट हमें यहाँ पर दिखेगा। ये कौन सी बोन दिखा रहा हूं मैं आपको? एक्सिस C2। ठीक है, जो हमारे कहाँ होती है? सर्वाइकल रीजन में या नेक रीजन में जो बोन होती है उस पर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होता है। ये किसके साथ अटैच करेगा? ये तुम्हारे क्रेनियल बोन के साथ अटैच करेगा। ठीक है, ऊपर हमारा जो पूरा सर है वो इसी के ऊपर रखा रहता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगी? C1। तो C1 को अटैचमेंट प्रोवाइड कौन करेगा? सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट C1 को, है ना। C1 C2 के ऊपर रखी रहती है, तो ये दोनों के बीच में जॉइंट बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम? फैसेट। तो जॉइंट में कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? फैसेट। ठीक है, जब आप ये बोन पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा ये सारी टर्मिनोलॉजीज। अब हमें देखने प्रोसेसेस दैट फॉर्म्स अटैचमेंट पॉइंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ इनसे रिलेटेड वर्ड कौन होते हैं? एक होता है क्रेस्ट, एक होता है एपिकॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल तो हमने देख ही लिया है ना भाई। कॉन्डाइल्स के ऊपर क्या थे? एपिकॉन्डाइल, अभी देखे थे ना। कॉन्डाइल्स के ऊपर क्या थे? एपिकॉन्डाइल। एपी माने अबव, लाइन। लाइन और क्रेस्ट भी मैंने अभी आपको दिखाए थे ह्यूमरस में। ठीक है, वहां पर लाइन और क्रेस्ट दोनों जा रहे थे। स्पाइनस प्रोसेस, ट्रोकेंटर, ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी, ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू का अटैचमेंट पॉइंट होगा। ये जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी ये ऐसी सरफेस मार्किंग है बोन के ऊपर, ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही होंगे। क्रेस्ट क्या है? प्रोमिनेंट रिज और इलोंगेटेड प्रोजेक्शन लाइक इलियक क्रेस्ट ऑफ हिप जॉइंट और हिप बोन, नॉट जॉइंट। हिप बोन के ऊपर क्या होती है? इलियक क्रेस्ट होती है। प्रोमिनेंट रिज और इलोंगेटेड पोर्शन। एपिकॉन्डाइल, टिपिकल रफ प्रोजेक्शन अबव द कॉन्डाइल, कॉन्डाइल के ऊपर, लाइक मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, ये मैंने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में। ठीक है, लाइन, लॉन्ग नैरो रिज और बॉर्डर, लेस प्रोमिनेंट देन क्रेस्ट, क्रेस्ट से कम प्रोमिनेंट होगा। ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट रिज को मैं क्रेस्ट बोलूंगा और लेस प्रोमिनेंट रिज को मैं क्या बोलूंगा? लाइन। जैसे लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर, फीमर के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है, अभी दिखा दूंगा। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस, शार्प और स्लेंडर प्रोजेक्शन,
स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे, ये हमें देखने को मिलेगा। ट्रोकेंटर, वेरी लार्ज प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ट्रोकेंटर, लाइक ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ट्यूबरकल, वेरिएबल साइज राउंडेड प्रोजेक्शन, यानी लार्ज से छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबरकल। जैसे ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, तो ह्यूमरस में जो हमें देखने को दिखता है प्रोजेक्शन, उसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं, बड़े वाले को ट्रोकेंटर बोलते हैं। ट्यूबरोसिटी, वेरिएबल साइज प्रोजेक्शन दैट हैज अ रफ बम्पी सरफेस, लाइक स्टियल ट्यूबरोसिटी ऑफ हिप बोन। ठीक है, तो अभी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं जहां पर क्रेस्ट और ट्यूबरोसिटी आपको एक बोन में दिख जाएगा, हिप बोन में क्रेस्ट और ट्यूबरोसिटी, और बाकी सब आपको फीमर में दिख जाएंगे। ठीक है, और ट्यूबरकल आपको कहां दिखेगा, ह्यूमरस में। तो मैं कंसर्न फिगर पे जाके आपको एक बार दिखा देता हूं, तो इससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। जैसे ट्यूबरकल वर्ड है, तो ट्यूबरकल वर्ड आपको कहां पे देखने को मिल जाता है, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमको क्लेविकल में कोनॉइड ट्यूबरकल देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोनॉइड ट्यूबरकल कहाँ होता है, ये इस तरीके से, ये जो एरिया है हल्का सा उठा हुआ, ये कोनॉइड ट्यूबरकल हो गया। ये हमें कहाँ देखने को मिला है, क्लेविकल में देखने को मिल गया। और हमें क्लेविकल के अलावा कहाँ देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल, ये ठीक है, लेसर ट्यूबरकल, ये सल्कस हम ग्रूव डिस्कस कर ही चुके थे। ठीक है, एपिकॉन्डाइल, ये ठीक है, एपिकॉन्डाइल, लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल्स हो गए। फोसा हम डिस्कस कर ही चुके थे। ठीक है, ये सब हमें दिख रहे हैं। देखिए रेडियल ग्रूव, ये ग्रूव, तो बार बार यही नाम आएंगे आपके सामने, ग्रूव, ये तो इनके बेसिक डेफिनेशंस आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, क्रेस्ट। देखिए इलियक क्रेस्ट, ये जो है ना, ट्यूबरकल, इलियक क्रेस्ट, ट्यूबरकल, ये एक जगह हो गई, है ना। ये जो पॉइंट थे ये हमको देखने थे। ट्यूबरोसिटी क्या है, ये रही स्टियल ट्यूबरोसिटी। बड़े ओपनिंग जो है उसको क्या बोल देते हैं, फोरामेन। ये देखिए फोरामेन हमें देखने को मिल गया यहाँ पर। ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है। ठीक है, यही सब चीजें हैं। लिए क्रेस्ट हो गया, ट्यूबरकल हो गया, ट्यूबरोसिटी हो गया, यही सारे पॉइंट हमको देखने थे। आई होप आपको ये सारे क्लियर। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इस टेबल के बाद आपका मोल सरफेस मार्किंग कोई मेन पॉइंट नहीं बचा। जैसे जैसे टॉपिक आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा। जॉइंट्स में भी ऐसी सरफेस मार्किंग होती है, बोन्स की मेन होती है, ये सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं, एक जगह पर नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बड़ी बड़ी डिक्शनरीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन वर्ड्स को आप तैयार कर लीजिए और आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है। इनका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ मैं टॉपिक को खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखें। थैंक यू एवरीवन।